हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जिनको पिछले 5-6 वर्षों से यूपीएसआई भर्ती का इंतजार था या फिर जिनका सपना यूपी पुलिस में एसआई बनने का है। उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यूपी पुलिस में एसआई की 9,534 वैकेंसी आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी की ए टू जेड जानकारी देंगे तथा इसकी तैयारी के लिए मैंने आपके लिए एक मैथ स्पेशल बैच स्टार्ट किया है, जिसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में देंगे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी। सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें यूपीएसआई यानी नागरिक पुलिस जिसे आप कह सकते हैं सिविल, या फिर जो थाने में आप देखते हैं, इसकी टोटल कितनी वैकेंसी है? इसकी 9,027 वैकेंसी है। 9,027 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल के लिए 3,613 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में कितनी है? 902 वैकेंसी है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कितनी वैकेंसी है? ओबीसी की 2,437 वैकेंसी है। और फिर एससी की बात करें तो एससी की है 1,895 वैकेंसी। ठीक है। और एसटी की बात करें तो एसटी की कितनी है? इसमें 180 सीट है। ये यूपीएसआई नागरिक पुलिस की 9,227 वैकेंसी है, और ये सभी कैटेगरी में आपके डिटेल्स दे दिए। अब इसके दूसरे पार्ट पर आ जाए। दूसरे पार्ट में आपने देखा होगा पीएसी, या आप इसे कहते हैं प्लाटून कमांडर। इसकी कितनी वैकेंसी है? इसकी टोटल 484 वैकेंसी है। कितनी है? 484 वैकेंसी। और इसमें भी सभी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जनरल के लिए कितनी है? जनरल के लिए 194। और आ जाइए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 48। और फिर ओबीसी की बात करें तो 131। और एससी की बात करें तो एससी की है 101। और एसटी के लिए है इसमें 10 सीट है। और इसमें तीसरा पोस्ट है, तीसरे पोस्ट पर आ जाइए। तीसरा पोस्ट है फायर, यानी इसमें देखा होगा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। इसकी ज्यादा वैकेंसी नहीं है। इसकी कितनी वैकेंसी है? इसकी है सिर्फ 23 वैकेंसी। और आपने देखा भी होगा इन सभी के लिए ग्रेजुएट चाहिए, और फायर वाले के लिए, अग्निशमन के लिए आपको साइंस साइड से ग्रेजुएशन चाहिए। तो इसके वैकेंसी की बात करें तो इसमें जनरल के लिए कितनी सीट है? जनरल के लिए है आप 10 सीट। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की है 2 सीट। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कितनी है? 6 सीट। और एससी की बात करें तो एससी के लिए है 5 सीट। और इसमें एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है, एसटी के लिए 0 है। ये तो आपको मैंने पहले नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल बताया। अब इसमें यदि रिजर्वेशन की बात करें, आरक्षण की बात करें, तो आपको पता है यूपी में 20% महिलाओं के लिए आरक्षण है। यानी इसमें यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल को टोटल 20% आरक्षण है। यानी टोटल वैकेंसी का 20% निकाल लीजिए तो कितना बन जाता है? 1,805। एक्स सर्विसमैन के लिए 5% है। और फ्रीडम फाइटर के लिए, जो फ्रीडम फाइटर आश्रित है, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित है, उनके लिए 2% है। यानी आप ये कह सकते हैं पूर्व सैनिक के लिए 451, और जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है उनके लिए 180 सीट है।
ये तो आपको पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है सभी के लिए। अब इसके सारे डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे आगे बता रहा हूँ। इसमें क्या एज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी दौड़ चाहिए, सारी डिटेल्स मैं आपको इसमें कंप्लीट बता रहा हूँ। अब आ जाए दूसरे पार्ट पर, एज लिमिट, यानी इसमें उम्र क्या होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो इसमें नोटिफिकेशन में आप सबने देखा होगा 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 को जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है यानी यूआर के लिए 21 साल से 28 साल ये आपकी एज है, यानी मिनिमम एज 21 और आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 28 होनी चाहिए। चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो। यानी आप ये कह सकते हैं यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2000 के बीच का है, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2020 के बीच है और आप जनरल से हैं, तो फिर आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें SC ST की बात करें तो इसमें SC ST और OBC को कितने साल की छूट दी गई है, इसमें 5 साल की छूट दी गई है। इसमें 5 साल की छूट है, यानी आप 33 तक भर सकते हैं। यानी आपकी एज कितनी होनी चाहिए, जैसे 28 साल जनरल के लिए, तो आप 33 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, यदि आप कोई छूट चाहते हैं, चाहे आप SC ST के लिए या फिर OBC के लिए छूट चाहते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आपको निवास प्रमाण पत्र, ये आपको जमा करना होगा छूट के लिए। और ये कब से कब तक, ये डॉक्यूमेंट आपको 1 अप्रैल 2000 से 31 अप्रैल या 30 अप्रैल 2021 के बीच का होना चाहिए। यानी आपका डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2000 के बाद का होना चाहिए और 30 अप्रैल 2021 के पहले का होना चाहिए। ये आपकी एज लिमिट है। अब इसके तीसरे पार्ट पर आ जाए। तीसरे पार्ट में क्वालिफिकेशन, यानी आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो आप सबको पता है इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें गिवन है कि 30 अप्रैल 2021 तक, कब तक, 30 अप्रैल 2021 तक आप ग्रेजुएट होने चाहिए। 30 अप्रैल 2000 से पहले पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आपको बताया था जो फायर सर्विसमैन है, जो फायर ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो साइंस साइड से आपका होना चाहिए, साइंस, आपका साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी शैक्षणिक योग्यता है। और इसके फी की बात करें तो साथ साथ आपको पता है कि फी इसकी टोटल कितनी है। इसकी फी है 400। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से है, चाहे आप जनरल से हैं, चाहे आप OBC से हैं, चाहे आप SC ST से हैं, चाहे आप EWS से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए फी क्या है, 400 रुपीज़ है। और फॉर्म की डेट कब है, यदि फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो फॉर्म की डेट कब से कब तक है, 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक। आप 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें आपको मैंने फ़ी और फॉर्म के बारे में डिटेल्स बताया। अब
इसमें फिजिकल में क्या क्या आपका होना चाहिए, फिजिकल की बात कर लेते हैं, और फिर सिलेबस और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी भी बात करेंगे। पहले इसमें हाइट पर आ जाइए। हाइट या फिर ऊंचाई, ऊंचाई क्या क्या होनी चाहिए सबको पता है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। जो जनरल से है या फिर ओबीसी या फिर एससी है, ये मैं मेल के लिए बात कर रहा हूँ, जो पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए बात कर रहा हूँ। उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। यदि आप फीमेल कैंडिडेट की बात करें, जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी बात करें, तो जनरल, ओबीसी और एससी की बात करें तो इनके लिए आपकी हाइट है 152 सेंटीमीटर। और जो फीमेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए आपका हाइट क्या होना चाहिए, 147 सेंटीमीटर। और इसमें फिजिकल में एक चीज और आपके पास गिवन है, सीना यानी चेस्ट। इसके लिए भी सभी का मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। यदि आप जनरल से हैं, ओबीसी से या फिर एससी से है, तो इसमें गिवन है बिना फुले हुए आपका कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। और एसटी कैटेगरी के लिए क्या गिवन है, 77 सेंटीमीटर बिना फुले हुए, और फुलाकर कितना गिवन है, 82 सेंटीमीटर। और साथ साथ ये गिवन है कि हर कैटेगरी में सीने का फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। अब जो सबसे मेन पॉइंट है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, उसे समझते हैं कि सिलेक्शन कैसे होना है, किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा एसआई बनने के लिए, आपके सपने जो है उसे पूरा करने के लिए आपको कौन कौन सा प्रोसेस पार करना है। सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए कैसे होगा आपका सिलेक्शन। इसमें जो पहला प्रोसेस है वो है आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम। दूसरे पार्ट पर दूसरा प्रोसेस आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट। दूसरा प्रोसेस होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, या आप इसे कहते हैं पीईटी। और तीसरा जो प्रोसेस है वो आपके लिए क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट इसमें सबसे पहले प्रोसेस की बात करें, सबसे पहला क्या है, ऑनलाइन रिटन एग्जाम। ऑनलाइन रिटन एग्जाम में क्लियरली गिवन है कि ऑनलाइन रिटन एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, और इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें 4 सेक्शन है इसमें कितने सेक्शन है, सॉरी 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है आपका हिंदी, दूसरा सेक्शन है आपका लॉ एंड जीएस, तीसरे सेक्शन में आपका मैथ्स है, और चौथे सेक्शन की बात करें तो चौथे सेक्शन में रीजनिंग है। अब इन सभी सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, इसमें हिंदी के 40 क्वेश्चंस हैं, लॉ के 24 क्वेश्चंस हैं, और जीएस के 16 क्वेश्चंस हैं। यानी लॉ और जीएस मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चंस आ गए। मैथ के भी कितने क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं, और रीजनिंग के भी कितने हैं, 40 क्वेश्चंस हैं। और सभी क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स के, 2.5 मार्क्स के, यानी सभी टोटल आपके सभी सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चंस है हिंदी में, तो 2.5 मार्क्स के 100 मार्क्स हो गए। ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100, यानी जो टोटल मार्क्स आपके बन रहे कितने, 400। मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना है, 400। और इसमें क्या क्राइटेरिया गिवन है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में
प्रत्येक विषय में आपको कितने अंक चाहिए? मिनिमम 35 अंक चाहिए, यानी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन सही करने हैं। यदि आपके 14 क्वेश्चन सही है तब आपको 35 अंक बनेंगे। 35 अंक यानी 35%। यानी जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में 40 क्वेश्चन हैं, तो इसमें 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, इसमें आपके 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मैथ्स में भी 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए और रीजनिंग में भी 14 क्वेश्चन, यानी हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल 35% मार्क्स चाहिए। और यदि ओवरऑल मार्क्स की बात करें तो इसमें गिवन है पूरे मिलाकर, पूरे विषय मिलाकर यानी चारों सब्जेक्ट मिलाकर आपको कितना? मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, यानी इंडिविजुअल में आपको 35-35 चाहिए और चारों विषय मिलाकर आपको 50% अंक होने चाहिए। ये बात सबको क्लियर है? ये तो आपका पहला प्रोसेस है। पहले प्रोसेस में आप क्वालिफाई हो गए, जैसे ऑनलाइन रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं और लिखित परीक्षा में पास करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आपको करना है। फिजिकल टेस्ट में दूसरे प्रोसेस, फिजिकल टेस्ट की बात करें तो फिजिकल टेस्ट में जो आपके मेल कैंडिडेट है, जो आपके पुरुष कैंडिडेट है, उनके लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ है। कितने मिनट में? 28 मिनट में। और जो फीमेल कैंडिडेट है, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 2.4 किलोमीटर है। कितने मिनट में? 16 मिनट में। यानी लड़कों के लिए दौड़ कितनी है? 4.5 किलोमीटर 28 मिनट में, और लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ है। कितने मिनट में? 16 मिनट में। ठीक है, और यदि आप ये क्लियर कर लेते हैं, फिजिकल पास कर लेते हैं, तो आपको रिटन एग्जाम के आधार पर जो आपका लिखित परीक्षा है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं आपको दिया जाएगा। जो आपका फिजिकल टेस्ट है इसमें सिर्फ आपको दौड़ पास करना है। और वैसे कैंडिडेट जो ये दौड़ पास कर लेते हैं यानी फिजिकल पास कर लेते हैं, उनको रिटन मार्क्स के एग्जाम के आधार पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जैसे जैसे मैक्सिमम मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जो फाइनल मेरिट भी बनना है वो उसी रिटन एग्जाम के बेसिस पर बनेगा। ठीक है, तो आपको रिटन एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करना है, साथ साथ आपकी दौड़ की भी प्रैक्टिस, यानी सारी प्रैक्टिस आपको बनाए रखना है। अब आ जाए इसका जो मेन पॉइंट है, सिलेबस। रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या क्या है उसको मैं शॉर्ट में सारे सब्जेक्ट का समझा देता हूं। आपको मैं मैथ्स के सिलेबस को डिटेल में समझाता हूं और फिर उसे हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे उसकी जानकारी भी आगे दे रहा हूं। सिलेबस में सबसे पहले सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, देखिए सामान्य हिंदी के ये सारे चैप्टर्स आपके पास हैं। इन सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करना है। दूसरा सेक्शन है मूल विधि। दूसरा सेक्शन है मूल विधि। मूल विधि के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में लॉ और ये लॉ से रिलेटेड सारे चैप्टर्स हैं, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और इसका दूसरा पार्ट है संविधान, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। इसका जो अगला सेक्शन है सामान्य ज्ञान, अगला सेक्शन है सामान्य ज्ञान। ये आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। इसमें सामान्य विज्ञान और सारे चैप्टर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ आपको डिटेल्स में गिवन है, इसे आप तैयार करें। और फिर नेक्स्ट मानसिक क्षमता। मानसिक क्षमता टेस्ट जो आपका अगला सेक्शन है, इसके सिलेबस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड। ये सारे चैप्टर्स आपको मेंटल एप्टीट्यूड के गिवन है। ठीक है, इसमें दूसरा पार्ट है इंटेलिजेंट, तो ये आपको दूसरे पार्ट का सारा सिलेबस है।
और तीसरा पार्ट है रीजनिंग। ये सारे रीजनिंग के सिलेबस हैं, इसे आपको तैयार करना है। अब हम लोग आ जाते हैं मैथ्स के सिलेबस पे। मैथ्स के सिलेबस में आप ध्यान से देखिए, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और इसके जो चैप्टर्स आपके सामने गिवन है इसे आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, औसत, समय काम, समय दूरी, टेबल्स, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, अंकगणितीय संरचना और विविध। यानी ये सारे आपके कंप्लीट मैथ का सिलेबस है, ठीक है। तो आप, और इसमें भी जो मेन इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, इसमें टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और फिर नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएसआई के पेपर में। यदि आपने पिछले 2-3 साल का भी आप पेपर देखे तो उसमें सिंप्लीफिकेशन के बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। और आपने देखा होगा कि जैसे बैंकिंग का सिलेबस है, बैंकिंग के सिलेबस में क्या होता है, मेनली कैलकुलेशन होता है। एसएससी के सिलेबस में क्या होता है, एसएससी के सिलेबस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। और जो आपके यूपीएसआई का सिलेबस है, यूपीएसआई का जो पेपर होता है, यूपीएसआई का जो सिलेबस है, ये दोनों का मिक्सचर है। यानी इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए और आपकी थोड़ी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। यदि आपने कॉन्सेप्ट भी अच्छा कर लिया और साथ साथ आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी है तो फिर आपको मैथ्स में कोई परेशानी नहीं होगी। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक मैथ स्पेशल का बैच स्टार्ट किया है, और इस बैच में आपको मैं कंप्लीट मैथ्स जो यूपीएसआई का टारगेट कर मैंने ये बैच स्टार्ट किया है, इसमें आपको यूपीएसआई के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं सबको मैं कंप्लीट बिल्कुल जीरो लेवल से आपको अच्छे लेवल तक करा दूंगा, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको सीट दूंगा, उस सीट को क्लास के साथ साथ लगाना है, और क्लास के साथ साथ आप आर.एस. अग्रवाल की बुक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आर.एस. अग्रवाल की बुक प्रैक्टिस करने में जहाँ भी कोई डाउट हो, आपको पता है यूट्यूब पर मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स आर.एस. अग्रवाल के कंप्लीट करा दिए हैं, और भी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसे भी मैं आपको जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। और यदि क्लास कंप्लीट हो गया, आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट कर लिया, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और इतना सफिशिएंट है यूपी पुलिस की तैयारी की। आपको पता है सफलता के लिए कोई मूल मंत्र नहीं है, इसके लिए सिर्फ मेहनत होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप पूरी ईमानदारी से आप अपना 100% दीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सफल होंगे। धन्यवाद।